कितना ठंडा दिन है आज, ये जनवरी का। और न धूप निकली है, न कोहरा छटा है। ऐसे में केवल किताबें ही साथ दे सकती हैं। मैं बैठी हूँ, मेरे चारों में बहुत सारी कविता की किताबें हैं, जबकि होनी कहानियों की चाहिए थी। लेकिन मैं कहानियाँ पढ़ने की सीमा में सारी रात कहानियाँ पढ़ती रही और मैं दिन में अब कविताओं में लगी हुई हूँ। कुछ एक कविताएं बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। कुछ कवि हैं जिनसे आप कई बार असहमत होते हैं, वो भी उनको पढ़ना चाहते हैं। कृष्ण कल्पित इन्हीं में से एक नाम है, जिनको मैं जब जब पढ़ती हूँ तो अंदर से एक बहस उनके साथ मेरी अंदर चलती रहती है कि ऐसा लिखा, ऐसा क्यों नहीं लिखा। इसके बावजूद उनकी हम्म, कविताओं को हम इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी तरह। तो उनकी एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ, जिसमें कविता क्या, वो साथ में आप समझिए उसमें इतना गद्य भी डाल देते हैं और वो सब आपको विचार के लिए प्रेरित करता है। अक्सर कविता खत्म हो जाती है और ठीक है आपने सुन ली, ताली बजाई, घर आ गए। उनकी कविता ऐसी नहीं है। उनकी कविता हमको ताली बजाने के लिए नहीं, सोचने के लिए आमंत्रित करती है। तो इनकी ये कविता है इब्न बतूता के बारे में। ये हिंदनामा नाम की उनके कलेक्शन में दी गई है। इब्न बतूता मोरक्को से हिंदुस्तान आया था। उसने अपने प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत में अपने खैर खा मोहम्मद तुगलक के बारे में लिखा है, शायद ही कोई दिन जाता हो कि बादशाह किसी भिखमंगे को धनाढ्य न बनाता हो और किसी मनुष्य का वध न करता हो। प्रसिद्ध दानवीरों ने अपनी समस्त आयु में इतना दान नहीं किया होगा जितना तुगलक एक दिन में करता था। ऐसा न्यायप्रिय और आदर सत्कार करने वाला कोई दूसरा मोहम्मद तुगलक की बराबरी नहीं कर सकता। कोई सप्ताह भी ऐसा नहीं जाता जब वो सम्राट, ईश्वर भक्त, माननीयों, धर्मात्मा, सैयदों, वेदांतियों, साधुओं और कवियों, लेखकों को न बुलवाता हो और उनका वध करके रुधिर की नदियाँ न बहाता हो। विद्वानों, कवियों, लेखकों, विचारकों को मोहम्मद तुगलक इनाम देकर मार देता था या तेग से उनका सर काट देता था। मोहम्मद तुगलक उनको दोनों तरह से मार देता था। सोचने के लिए मजबूर करती है ये कविता। और इनाम पाकर वाकई में कितने ही लेखक हैं जो मर जाते हैं। इनाम एक तरह से अंत्येष्टि हो जाती है कई बार लेखक की। एक और उनकी कविता इसलिए सुना रही हूँ ताकि ये हिंदनामा का शीर्षक जो है उस कुछ समझ में आए। तो कई लोग पूछते हैं हिंदनामा ये किस तरह का हिंदनामा है। हिंदनामा, हिंदनामा, हिंदनामा। दिल्ली की बाराखंबा रोड पर एक युवक चौराहों से गुजरती हुई कारों के बीच किताब बेचता था कि आज अचानक लाल बत्ती हरी हो गई और BMW नामक कार में बैठा एक धन पशु उसको कुचलते हुए गुजर गया। किताबें सड़क पर बिखरी हुई यूं। पुस्तक विक्रेता युवक की मृतदेह ने ट्रैफिक रोक दिया था और कोलतार की काली सड़क पर ताज़ा लाल खून इस तरह बिछा हुआ था कि पढ़ने में आ रहा था हिंदनामा। तो ये हुई कृष्ण कल्पित की कविताएं। एक बहुत अच्छी नई किताब आई है इधर। गणेश गनी स्वयं ही बहुत ही अच्छे कवि हैं जो बड़ी तेज़ी से उभरे हैं और उनकी कविताओं ने एक नया किस्म की शब्दावली के साथ साथ एक नई रूप रचना और एक नया अर्थ संदर्भ पैदा किया है। उनके अंदर सबसे खास बात यह है कि वो दूसरों को बहुत पढ़ते हैं। अक्सर कवि इतने आत्मलिप्त, आत्म केंद्रित होते हैं कि वो एक तरह की यूटोपिया में जीते हैं। लेकिन गणेश के लिए मेरे ख्याल है शिक्षक होने के नाते या रसिक होने के नाते उनके अंदर पोइट्री एप्रिसिएशन बहुत है। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ पहले गणेश गिनी की एक कविता सुनाना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले कि वो किस तरह के कवि हैं। फिर मैं आपको बताऊँगी वो कैसा, उन्होंने किसको चूज़ किया उन्होंने और किस तरह की कविताएं उन्हें पसंद हैं और वो कविताएं वाकई में हिंदी की एक नई ट्रेंड
की तरफ इशारा करती हैं। तो ये तो खैर गणेश की कविता ही है। ये समय है लौटाने का। पृथ्वी पर जो सबसे अंधेरा कोना है, जहाँ कभी भी सूरज को किरण नहीं लगा पाई सेंध, वहाँ एक कवि के शब्दों को तुम्हारे अदृश्य विश्वास ने पहुँचाया। डरावना अंधेरा लगने लगा, ये समय है लौटाने का। वो तमाम कविताएं जो तुम्हारे लिए लिखी गई हैं, वहाँ वही तो एक समय होगा भरपूर उजाले का, जब तुम पहचान सको अपनी कविता। और अपनी जेबों में भरते समय तुम्हारे होठों पर जो मुस्कान होगी वो मेरी होगी। तुम्हारी उस जुबान से फिसल कर गिरेंगे जो शब्द, उन्हें हवा बचाकर लाएगी मुझ तक, जो इनाम मेरा होगा। मेरा होगा वो प्रेम जो केवल तुम्हारी आंखों में चमकेगा। ये बात केवल सूरज को पता होगी या चांद को, जब वो चुरा रहा होगा आंख पर चमक तुम्हारी आंखों से रात में, अंधेरे का लाभ उठाते हुए मैं यकीन कर बैठूंगा तब कि मेरी बात तुम तक ठीक से पहुंच गई है। ये तो है गणेश गनी। लेकिन गणेश गनी जिनको पसंद करते हैं वो भी लाजवाब हैं। और उनकी इतनी लंबी कविता तो नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कैसे वो अप्रिशिएट करते हैं। एक पोइट्री एप्रिसिएशन अपने आप में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो धीरे धीरे मिटती जा रही है। सब अपना अपना लिखते हैं और अपने अपने नदी के द्वीप बने हुए हैं। उसके बीच में गणेश गनी इस कवि के बारे में कहते हैं अखिलेश श्रीवास्तव जो गोरखपुर के हैं, उस कवि के बारे में वो कहते हैं कि एक बार जब कीड़ा रेशम बनाना शुरू कर देता है तो फिर वो अपनी फिर वो थमने का नाम नहीं लेता। वो 1 मिनट में 30 से 40 सेंटीमीटर रेशम का धागा बुनता है और बुनाई के शुरू से लेकर आखिर तक वो सिर हिलाता रहता है। जब तक एक कीड़ा अपना कोकून बनाना खत्म करता है तब तक वो अपना सिर करीब 1,50,000 बार हिला चुका होता है। 2 दिन लगातार बुनाई करने के बाद वो कीड़ा 1,500 मीटर लंबा धागा तैयार कर लेता है। एक टाई बनाने के लिए करीब 120 कोकून लगते हैं, जबकि एक साड़ी के लिए 50,000 कोकून को कुर्बान किया जाता है। अब ये मेरे लिए तो बिल्कुल ही नई जानकारी है, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। और जो एक लंबी कविता है वो मैं नहीं सुना रही क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लंबी है। वो कविता बहुत अच्छी है, बिटिया कोखी औरतें, लेकिन मैं वो नहीं सुना रही क्योंकि उसी तरह की कविताएं जितेंद्र श्रीवास्तव और शैलजा पाठक की भी मैंने पढ़ी है और बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी हैं, इसलिए मैं वो विषय नहीं ले क्योंकि बहुत कॉमन होता जा रहा है विषय। ये अखिलेश की कविता दूसरी है जिसको उन्होंने अनाज के दृष्टिकोण से लिखा है। और आजकल क्योंकि सिंहभूम पर इतना बड़ा किसानों का आंदोलन चल रहा है तो ये स्वाभाविक है कि हमारी दृष्टि किसान और गेहूं की तरफ जाए। गेहूं का अस्थि विसर्जन, ये अखिलेश की कविता है। खेतों में बालियों का महीना, सूर्य की ओर मुँह कर खड़ा करना रहना तपस्या करने जैसा है। उसका धीरे धीरे पक जाना है, तप कर सोना बन जाने जैसा। चोकर का गेहूं से अलग हो जाना किसी ऋषि का अपनी त्वचा को दान कर देने जैसा है। जलते चूल्हे में रोटी का सिकना गेहूं की अंत्येष्टि है। रोटी के टुकड़े को अपने मुंह में एकसार कर उसे उदर तक ले तैरा देना गेहूं का अस्थि विसर्जन जैसा है। इस तरह तुम्हारी भूख को मिटा देने की ताकत ये वरदान है जिसे गेहूं ने एक पांव पर 6 महीना धूप में खड़े होकर तब से अर्जित किया था। सूर्य की भूख से तुम्हारी बिलबिलाहट का खत्म हो जाना गेहूं का मोक्ष है। इस पूरी प्रक्रिया में कोई शोर नहीं है, कोई आवाज नहीं है। शांत हो, तिरोहित हो जाना मोक्ष का एक अनिवार्य आयाम है।
मैं बहुत वाचाल हूँ, बिना चपर चपर की आवाज़ निकाले एक रोटी तक नहीं खा सकता। कितनी प्यारी बात उन्होंने कही है ये। और इसमें सभी की बहुत ही बेमिसाल उन्होंने कविताएं ली हैं। एक तरह से ये पूरी किताब पोइट्री एप्रिसिएशन का एक चैप्टर बन गया है। ये समय है लौटाने का। ये गणेश गनी की किताब है। इसी तरह से एक बड़ी प्यारी प्रेम कविता है जो बार बार स्मृति को खटखटाती है। और प्रेम कविताएं लिखने तो लोगों ने बहुत कम कर दिया है। मैंने देखा प्रेम की जगह एक अजब किस्म की कविताएं सामने आ रही हैं। और ज्ञानेंद्र पति की ट्रेन में एक याद, ट्राम में एक याद, और या सर्वेश्वर की इधर आओ तुम्हारे जोड़े में चांदी के फूल खोस दूँ, चांदी का स्कार्फ तुम्हारे ऊपर बांध दूँ। इस तरह की कविताएं बहुत कम होती जा रही हैं। ये एक छोटी सी कविता है अनिरुद्ध उमट की। इसका शीर्षक है यदि मैं किसी के साथ ऐसे सोता। नहीं सोएंगे हम इतवार से पहले की रात। सोना ही है इतवार पर तो, मगर कब होता सोना हमारा, कब हुआ? हमने ढंग से कुछ सोचा भी नहीं। कहाँ वो इतवार से पहले की रात, सो इतवार से पहले की रात ही घेरा हमें जल्द नींद ने। इतवार की सुबह सूर्य से पहले जगे हम, फिर सूर्य उठा दुखते घुटनों के बल, कहने लगा उचक कर यदि मैं किसी के साथ ऐसे सोता तो कभी न उठता। कितनी प्यारी बात है। यदि मैं किसी के साथ ऐसे सोता तो कभी न उठता। बहुत प्यारी सी ये कविता है। एक और कविता है अनिरुद्ध उमट की, वो बिल्कुल अलग तरह की है। जिस मटकी में पुकारा हो जैसे, जिस मटकी में तुमने लोटा डाला जल नहीं थी प्यास केवल वहाँ। दूर तक कौवा था सूखे पेड़ पर, मटकी में चोंच डालने लगा। किसी ने पुकारा हो जैसे, वो आकाश छोड़ भीतर उतर गया। और इधर मेरे पास एक किताब आई है, उसकी कविताएं भी बिल्कुल अलग किस्म की हैं। उसका शीर्षक ही अपने आप में बहुत अलग है। नदी उसी तरह सुंदर थी जैसे कोई बाघ। ये संजय अलंग की कविताएं हैं। ये कभी कभी मैंने इनकी कविताएं पढ़ी है। ये बहुत कोई छपास के मारे लेखक नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम नज़र आते हैं। और कई बार जो बहुत कम नज़र आते हैं उनको हम ढूंढ ढूंढ के पढ़ते हैं। तो उनकी इस कविता को मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने पढ़ी, मैं आपके साथ साथ पढ़ रही हूँ। जैसे मुखौटा अब नकाब में बदल गया है। आजकल ज़्यादा याद आती हैं ये बातें। मुखौटा और नकाब दोनों इस समय हमारे बहुत काम आ रहे हैं कोरोना के समय। तो देखिए वो कवि आखिर क्या कहता है। नृत्य करते हुए पहने गए थे मुखौटे, दिखाने को विभिन्न रूप हमारे। ये तब था जब दिखाना होता था वो सब सहज और स्वाभाविक। अब हमने मुखौटों को बदल दिया है नकाब में। जो पहनते थे डाकू डाके के समय चेहरा छुपाने के लिए, अब नहीं दिखती आंखें, चेहरा और भाव। जो बह रहा है फटे दूध की तरह हमारी रगों में खून बनकर, वो भी शालीन मुस्कुराहट की नकाब के पीछे सभी को छील दिए जाने की कामना के साथ। एक ऐसा विचलन है या स्वभाव का विकास जो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। पूछ रहा था एक संवाददाता, क्या वे इस पर भी प्रबंधन का कोर्स आएगा? ये सारे आजकल के सरोकार हैं जो हमारे सामने आते हैं। एक जो प्यारी सी कविता उनकी छोटी सी है, बिटिया का जन्मदिन, बुलबुल आज चहक रही है, फिजा आज महक रही है, जन्मदिन है उसका आज, सज उठे हैं हम सभी साज, देते सभी शुभकामनाएं बधाई,
परियां खुशियां भर भर लाई, बुलबुल ने है बुलबुल ने है मस्ती मनाई, बहुत बहुत हो उसे बधाई। और अंत में आपको एक कविता का एक अंश सुनाती हूँ। वाजदा खान चित्रकार भी हैं और कवि भी हैं, और उनकी कविताओं में आप ये देखिए कि रंग बोलते हैं। एक शीर्षक था ना, फूल नहीं रंग बोलते हैं, एक पुस्तक का। इसी तरह से वाजदा की कविताओं में रंग बोलते हैं। वैसे इस कविता का शीर्षक है कागजी आवाज़ें। ये छपी थी माटी, जो कि वाजदा पर केंद्रित एक विशेषांक था माटी पत्रिका का। इसमें ये कविता छपी थी कागजी आवाज़ें। कविता लंबी है लेकिन मैं थोड़ी सी सुनाती हूँ आपको। सूरत परस्ती की इस दुनिया में कौन मुसव्विर अपना कलाम लेकर आया रंगते इश्क का। मेरे परी खाने में सजे खूब तरीन तस्वीर ख्याल से में से रंजो गम भी चुराने लगे। इसमें आगे वो लिखती हैं, अगर वक्त हो मेरे पास तो तस्वीरों के साथ ज़िंदगी गुजार लूँ सकता हूँ मैं। समंदर में लहर आई, घुटनों घुटनों भिगो कर गई। पहले खिलखिलाहट में उड़ी थी ढेर सारी रंगों की तितलियाँ। घबराहट और नशे की कैफियत का मिला जुला आलम। उड़ती रही तितलियाँ देर तलक इर्द गिर्द, बिखरते रहे रंग, कितने कितने सदियों के रंग अपने पंखों में छुपाए बैठ गई जाकर मेरी रूह में पसरे रेगिस्तान में। रेत में रंग उगे गहरे और गहरे होते मायने के साथ। तो ये थी आज की कविता की खुराक आपकी। अब एक कविता मैं आपको सुनाती हूँ। ये बीनू सिंह की लिखी हुई है, और ये कभी कभी लिखती हैं लेकिन क्या खूब लिखती हैं। प्रेम का मर जाना कोई बुरी खबर नहीं, मृत्यु ने नए जीवन के आगमन को आश्वस्त किया। मिट्टी से मिट्टी का मिल जाना एक अच्छी खबर है। इस पूरे दौरान बस एक बात गलत हुई, विश्वास का टूटना। मृत्यु नहीं डराती, विश्वास टूटना डराता है कि मृत्यु के समय उसे याद नहीं किया जा सकता विश्वास से भरकर। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी बैठक थी हमारी। आगे मिलते रहेंगे। नमस्कार, बाय बाय।